Hello students, welcome in your science class, and today's chapter is sorting materials to groups. Full chapter I will clear you, then we will discuss the question and answers. But before that, please subscribe my channel. If you already subscribed, then share it to your friends. So let's start the chapter. Here I will define you the objects. What is material? How we classify the material, and what is natural and human-made materials. Differentiation on the basis of appearance, texture, hardness, physical state, solubility. ये सारी चीजें अभी इस चैप्टर में आपको क्लियर कराई जाएंगी और फिर हम क्लासिफाई करेंगे मटेरियल को अलग अलग बेसिस पे, उनकी ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे और स्टेट के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, हार्डनेस, अपीयरेंस, किस तरीके से हम अलग अलग ग्रुपिंग में रख सकते हैं। आपने देखा आजकल कितनी खूबसूरत चीजें आती हैं, आपकी इरेजर पेंसिल्स भी। अब अगर आप लेकर आए हैं एक स्पेशल डिजाइन का और फिर आपने उसको नहीं रखा संभाल के और अगर मिक्स कर दिया चीजों के साथ, फिर आपको उसको ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम आती है, बहुत मुश्किल से आप उसको ढूंढ पाते हैं। तो कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे चीजों को, जिससे हम आसानी से उनको गेट कर सके और अलग अलग हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपने देखा है अगर केमिस्ट शॉप पर जाते हैं और उससे कोई मेडिसिन पूछते हैं तो वो ऐसा तो नहीं है उसने ढेर लगा रखा उसमें से वो ढूंढता है, फटाफट वो दे देता है हमको। तो कैसे अलग अलग हम चीजों को सेपरेट आउट करते हैं, ये सब अभी हम समझते हैं। The advantage of sorting and placing things together in groups is that it becomes very easy to locate a particular thing. अब ये जो वर्ड यहाँ आया है sorting, इसका क्या मतलब है? आप देखते हैं जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सब तरीके की बुक्स होती हैं, लेकिन आप उनको ऐसे ही तो नहीं प्लेस आउट किया जाता है। किस तरह रखते हैं हम? अलग अलग ऑथर्स की बुक्स होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती हैं, तो हम उनको सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई करते हैं। फर्दर जैसे इंग्लिश की है तो फिर फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, अलग अलग कैटेगराइज करके हम उन बुक्स को ग्रुप्स में रख देते हैं, जिससे कि हम आसानी से उन्हें शॉर्ट आउट कर सकें। तो सिमिलरिटीज देखते हैं हम फिर अरेंज करते समय, या फिर डिफरेंस, दोनों को हम अपना कैपेबिलिटीज बनाते हैं और ये देखते हैं कि हम सिमिलरिटीज या डिफरेंशिएशन के आधार पर उनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम प्लेसिंग करते हैं या सॉर्टिंग करते हैं चीजों की। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप देखते हैं वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, है ना? जैसे बुक्स हैं, क्लोथ्स, वॉल्स, यूटेंसिल्स, साइकिल, कार, हाउसेस, क्लोथ्स, बैग्स, बॉटल, चेयर, टेबल्स, फूड, एडिबल, नॉन एडिबल थिंग्स। अब इन सब चीजों को जब हम आसपास देखते हैं तो हम कैसे इनको प्लेस आउट करेंगे? तो क्लोजली अगर हम ऑब्जर्व करें चीजों को तो हम पाते हैं कि अलग अलग चीजों से लेकर बनी होती है। मैटर जो है, आप प्लास्टिक बॉटल्स भी पा सकते हैं, स्टील की भी आती हैं, अलग अलग मैटर से बनी होती हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है उसका एडवांटेज क्या है, हम क्यों क्लासिफाई करते हैं और उससे हमें फायदा क्या होता है? तो इससे हम सिस्टमेटिक स्टडी कर पाते हैं ऑब्जेक्ट्स की। अगर हमें किसी चीज की स्टडी करनी है तो पहले हमें उससे सिस्टमेटिकली लगाना होगा, तभी तो हम स्टडी कर पाएंगे। रैंडमली तो स्टडी करने का कोई फायदा हमको नहीं होगा। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स, आसानी से आप चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। It helps to study the properties of objects of one category and also observe any patterns in these properties. हमें ये हेल्प करता है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाए। अब आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, फर्दर आप आगे साइंस लेते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं, हम जो ह्यूमंस हैं या आसपास जितने भी हमें एनिमल्स फाइंड आउट करते हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, उन सबको भी हम अलग अलग कैटेगराइज में पुट करते हैं जिससे हम उनको स्टडी कर पाए। और वाइड वैरायटी ऑफ, आप देखते हैं कितनी सारी बर्ड्स की कितनी सारी वैरायटी है, ट्रीज की है। तो आप अगर इनको स्टडी करने जाएंगे तो आप इनको किसी बेसिस के आधार पर कैटेगराइज तो करेंगे, तभी तो आप स्टडी कर पाएंगे। It helps us to know that how the members of group differ from those of other groups। और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हम डिफरेंशिएशन को समझ पाते हैं कि एक ग्रुप के मेंबर्स दूसरे ग्रुप के मेंबर्स से किस तरीके से अलग है। Materials. A substance or thing which is used to making different objects is called material. All the objects are made up of one or more kinds of materials. आपका बैग है,
आप देखिए किस चीज से बना हुआ है। आप बॉटल लेकर आए हैं, मेटल की है या प्लास्टिक की है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप प्लास्टिक बॉटल्स फ्रिज में वाटर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम स्टील बॉटल्स भी यूज करते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल है चेयर का, तो चेयर जो है वो वुड की भी बनी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो वुड क्या है, एक मटेरियल है, और जो मटेरियल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल मटेरियल और दूसरा होता है मैन मेड। दो कैटेगराइज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपको याद है आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन लिविंग और नॉन लिविंग का, जहां आप देखते थे कि जो आपके स्टोन्स हैं या फिर आपका वुड है या आपकी जो क्रस्ट है यानी कि सैंड है, वो सब क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन ये ह्यूमंस है वो क्या है, लिविंग है। तो आपने लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का क्लासिफिकेशन पहले किया है। अब आप मटेरियल का कर रहे हैं, तो आप उसको याद रखिए तो आपको आसानी होगी फर्दर मटेरियल्स रिकॉग्नाइज करने में। तो मटेरियल किस टाइप के हो गए, नेचुरल और मैन मेड। अब नेचुरल में क्या क्या आएगा, वो जो हमें प्रकृति से मिलता है यानी कि नेचर से हम प्राप्त करते हैं मटेरियल, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, नेचुरल मटेरियल कहेंगे। लेकिन अगर हम फैक्ट्री में बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेड हो जाएगा यानी कि मैन मेड हो जाएगा। जैसे आप फाइबर्स में पढ़ते हैं कि सिल्क है, कॉटन है, ये सारे कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। अब वुड है, वुड क्या मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल है, क्योंकि हमें ये पेड़ों से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो हमें नेचर ने नहीं दिया है, ये खुद हमने इन्वेंट किया है। इसके बहुत फायदे भी है लेकिन उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं, अपने लिए हमने प्रॉब्लम भी खड़ी की है। तो जो चीजें हम लेबोरेटरी में बनाते हैं वो कैसी है, मैन मेड है, और जो हमें नेचर से प्रकृति से मिल रही है वो कैसी है, नेचुरल है। क्लियर। और एक ऑब्जेक्ट है वो सिंपल एक मटेरियल से भी बना हो सकता है, या फिर एन ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से भी तैयार किया जा सकता है। जैसे आप ये बिस्किट देख रहे हैं, यमी लग रहे हैं ना। अब इनको बनाने के लिए देखिए ये कितना सारे मटेरियल हमने यूज किए हैं। हमको क्या चाहिए, व्हीट फ्लोर चाहिए, मिल्क है ना, बेकिंग पाउडर चाहिए, और हमको घी चाहिए, और फिर हमने शुगर भी इस्तेमाल किया है, बटर इस्तेमाल किया है। तो 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया है हमने इसको बनाने में। तो देखिए इतने सारे मटेरियल्स से मिलकर ये बिस्किट बना हुआ है, तब ये तैयार हुआ है। आप देख रहे हैं कितने सारे मटेरियल लग गए। तो बिस्किट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड ऑफ कंबाइनिंग मटेरियल्स लाइक फ्लोर, मैदा, सुगर, मिल्क एंड वनस्पति घी। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल से भी बना हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स एक ही मटेरियल से भी बने हो सकते हैं। और एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, या फिर ऑब्जेक्ट जो है कंबाइन करके मटेरियल को भी बनाया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं घर में भी अगर हम एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो दो चीजों से मिलकर भी बना हो सकता है हमने उसमें वुड और मेटल दोनों का इस्तेमाल किया है। किसी भी चीज को बनाने के लिए हम वुड और मेटल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ कितनी चीजें हो गई, दो चीजें हो गई। तो हम कंबाइन करके भी मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप प्लास्टिक से फुटबॉल, डॉल, टॉय ये सब बनाते हैं, और स्टील से आप क्या बनाते हैं, आजकल तो जो हमारे डोर्स हैं वो भी स्टील के आ रहे हैं। स्टील खूब ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और अच्छे भी लगते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। तो मटेरियल जो है वो आप सिंपली भी यूज कर सकते हैं यानी कि सिंगल यूज कर सकते हैं, या फिर उसको आप कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने में। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, आपने देखा है कि हम जो गैस पे जो भी बर्तन चढ़ाते हैं उसको हम पेपर से नहीं बनाते हैं। क्या हम कागज से बना सकते हैं कुकर को, नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या करेगा, कैच कर लेगा किसको, फायर को, है ना। तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं चीजों को इस्तेमाल करने से पहले। अब आपको बकेट टम्बलर बनाना है तो आप कॉटन क्लोथ से बनाने जाएंगे क्या, क्या कॉटन क्लोथ होल्ड कर सकता है वाटर को, तो नहीं कर सकता है। इसीलिए हम टम्बलर को कभी कॉटन क्लोथ का नहीं बनाने जा रहे हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मटेरियल की हैं, वो बनाती हैं कि वो सूटेबल है या नहीं है जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या क्या होती हैं, सबसे फर्स्ट वन है अपीयरेंस। Materials usually look different from each other like sand, copper, wood, plastic are different from each other. आप देखते हैं जो आपके आसपास चीजें हैं वो सब कैसी दिखाई देती हैं एक दूसरे से अपीयरेंस में
अलग दिखाई देती हैं। आप ग्लास शीट देखिए, प्लास्टिक, वुड, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये अलग अलग है। इसमें क्या है, कुछ चीजें तो लस्ट्रस होती हैं यानी कि उनमें चमक होती है, कुछ नॉन लस्ट्रस होते हैं यानी कि उनमें चमक नहीं होती है। तो ये जो लस्ट्रस होते हैं ये आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं जनरली, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें क्या है, चमक होती है। आप एक पीस काटिए तो उसमें चमक होगी, जबकि वुड कैसा होता है, नॉन लस्ट्रस होता है। टेक्सचर, when we touched we find some are rough as wood rocks and some are smooth as glass sheet and flower petals। यानी कि अगर आप छूते हैं चीजों को, है ना, आप टच करते हैं जब, तो आप महसूस करते हैं, फील करते हैं कि कुछ जो सरफेसेस है वो कैसी है, रफ है, जबकि कुछ बहुत स्मूथ है। जैसे आप फ्लावर टच करिए तो उसके जो पेटल्स होते हैं वो आपको कैसे लगते हैं, बहुत ही स्मूथ लगते हैं। तो एक ये हो गया टेक्सचर। थर्ड आता है हार्डनेस। मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि अगर आप उसको दबाते हैं और वो दब जाते हैं तो वो होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। लेकिन जो कंप्रेस करने पर नहीं दब रहे हैं वो कैसे हैं, हार्ड मटेरियल है। जैसे आपने आयरन देखा है, आयरन कैसा होता है, हार्ड होता है। इसीलिए हम बहुत सारी चीजें बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं, तभी तो बिल्डिंग्स टिकाऊ होती हैं, है ना। अगर हम बिल्डिंग को सॉफ्ट मटेरियल से बनाएंगे तो वो बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो कंप्रेस करने पर अगर हम देख रहे हैं कि वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो हार्ड है। और क्रेयॉन्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, है ना, यानी कि वो सॉफ्ट है। इसलिए हम क्या चूज करते हैं, मटेरियल को उसकी क्वालिटी के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। 4 आता है स्टेट। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड एज गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। ये आपने पढ़ा हुआ है। जैसे आप वाटर लेते हैं तो वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसी को आप अगर आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो क्या है, सॉलिड है। तो अगर आप इसको फ्रिज में रख देते हैं और बर्फ जमा लेते हैं तो वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। और इसी को अगर आप बॉईल कर देते हैं, पेपर्स फॉर्म में आ जाता है, तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो आपको याद है ना, पहले भी आप ये सब पढ़ चुके हैं कि जो मटेरियल होता है उसकी कई स्टेट होती हैं, जैसे कि गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। और आपने इसको किया भी है एक्टिविटीज से भी, ध्यान आ रहा है। फिर आता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। कुछ चीजें होती हैं जो कि एक मटेरियल में डिसॉल्व हो जाती हैं। अगर हम मटेरियल्स विच डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे मटेरियल्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्युबल मटेरियल्स। और जो नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं वो कहलाते हैं इनसॉल्युबल। तो लिक्विड्स विच आर soluble in water are called miscible, ये भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। और जो not mixed with water are called immiscible। Some gases like oxygen are soluble in water, other gases like nitrogen, methane are not soluble in water। अब आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जैसे आप ये दिख रहे हैं, बीकर लिया आपने और इसके अंदर आप सॉल्ट या शुगर, तो फिर दोनों ही आप मिलाइए, नींबू पानी बनाते हैं ना, अब मिक्स कीजिए। तो क्या आपको अब शुगर या सॉल्ट नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है ना। इसका मतलब ये मिक्सेबल है, ये डिसॉल्व हो जा रहे हैं, सॉल्युबल है वाटर में। इसके बजाय अब आप एक बीकर लीजिए और सैंड लेके आइए थोड़ी सी, और उसमें मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सैंड जो है वाटर में नीचे की तरफ बैठ जाता है। इसका मतलब सैंड जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर। तो कुछ चीजें डिसॉल्व होती हैं, कुछ नहीं डिसॉल्व होती हैं। आप खुद एक्टिविटी करके भी ये चीज देख सकते हैं। वाटर जो है कैसे आता है अर्थ पे, प्रेसिपिटेशन से, है ना, बूंदों के रूप में फ्लोट होता है। अभी बारिश हो रही है तो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में। और यही क्या होता है, पहाड़ों पे जाके आइस फॉर्म में जब जाता है, फिर गर्मी होती है तो पिघल के वापस वहां पानी की फॉर्म में आता है। और जब तेजी से धूप निकलती है तो वाटर वेपराइज होके क्या बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं। आपने ये पूरी साइकिल जो है अच्छे से लर्न की थी। तो ये भी क्या है, स्टेट है मटेरियल्स की, है ना। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मेरे ख्याल से आप समझ आ गया होगा। अपीयरेंस है, टेक्सचर है, हार्डनेस, स्टेट, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। क्लियर। अब ये दो टर्म्स हैं, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, जो आपके सिलेबस में है और आपको समझनी है। अब आप एक कॉइन ले लीजिए और उसको वाटर में डालिए तो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा। जबकि एक लीफ जो है वो सिंक नहीं करेगी, क्या करेगी, फ्लोट करेगी।
क्योंकि कॉइन कैसा था, हैवियर था, है ना। और जो आपने लीफ डाली थी वो फ्लोट कर रही है क्योंकि वो कैसी है, हल्की है, इसीलिए वो कॉइन कैसा है, लीफ से हैवी है ना। तो ऑब्वियस है जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है तो वो फिर वाटर पे फ्लोट करेगा, इसीलिए जो आपकी लीफ है वो की फ्लोट कर रही है। जैसे आप देखते हैं आयरन नेल है ना, आप उसको डालिए, या स्टील स्पून है तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर फेदर है किसी पक्षी का, वुडन ब्लॉक है या स्ट्रॉ है तो वो फ्लोट करता है वाटर पे। अभी आप छोटे हैं इसलिए आपको ये फिनोमिना इस तरीके से समझाया जा रहा है, लेकिन आगे फिर आप क्या पढ़ेंगे कि ये सब क्यों होता है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं डेंसिटी, DENSITY। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है मास पर यूनिट से हम चेक करते हैं वो ज्यादा है तो क्या होगा, आयरन हायर डेंसिटी होती है वाटर से, इसीलिए वो क्या करता है, सिंक कर जाता है। जबकि पीस ऑफ वुड जो है वो उसी शेप एंड साइज का फ्लोट करता है वाटर के अंदर, है ना। मेटल कॉइन क्या करता है, सिंक कर जाता है। तो हमें डेंसिटी चेक करनी होती है कि जो हम चीज डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी कैसी है। एक सबस्टांस है अगर, और उसकी डेंसिटी अगर लोअर है, समझने की कोशिश कीजिए, ये वर्ड है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर किसी चीज इसकी जो हम ले रहे हैं मैटर उसकी डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगा, वाटर पे फ्लोट करेगा, ठीक। और अगर डेंसिटी हायर है, यानी कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट लिया उसकी डेंसिटी अगर हायर है तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। क्लियर। तो डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है कि सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। अब आप एक बीकर ले लीजिए और उस, या फिर एक बकेट ले लीजिए अगर आपके घर में, हाफ फिल कीजिए, है ना, और उसमें ऑब्जेक्ट्स को डाल के देखिए। स्टील स्पून आपके घर में है, आप डाल सकते हैं, स्ट्रॉ भी अवेलेबल होती है, आप देखिए कौन सा फ्लोट करता है और कौन सा सिंक करता है। ये चीजें आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे और हमेशा आपको याद रहेगा अगर आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ये क्या होता है, तो सम मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास देम। अगर लाइट उसमें से पास हो जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और अगर डू नॉट अलाउ, यानी कि वो अलाउ नहीं करता लाइट को कि वो उसमें से पास हो जाए, तो वो मटेरियल हमारा कैसा होता है, ओपेक होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट to pass from them are called transparent। तो ऐसे मटेरियल के आर पार आप आसानी से क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे ग्लास के आर पार आप देखते हैं, है ना, आपने बबल्स बनाए और फिर उनको फुलाइए, फिर देखिए बबल्स में से दिखाई देता है ना। तो द मटेरियल थ्रू विच वी कैन क्लियरली सी आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। यानी कि यहाँ अगर आप लाइट डालेंगे तो लाइट जो है वो कंप्लीटली पास हो जाएगी। और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या होते हैं, एयर, एयर हमारी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। और एयर के अलावा आपको कुछ याद आ रहा है तो क्या है, ग्लास। क्लियर। वाटर, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। कहीं शांत पानी है तो आप उसमें नीचे देख सकते हैं क्या क्या है। ऐसे ही द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी, हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको हम ओपेक्यू बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है कि वो लाइट को अलाउ नहीं कर रहे हैं पास होने के लिए। जैसे अब एग्जाम्पल क्या होगा, वुड, वुड के आसपास हमें दिखाई देता है तो नहीं दिखाई देता है। मेटल, किसी भी मेटल की शीट है या कोई भी चीज है तो हम उसके पार नहीं देख सकते। ब्रिक वॉल, आप क्लासरूम में बैठे हैं, क्या आपको दूसरा क्लास दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, ब्रिक्स की वॉल है, तो ब्रिक्स में से हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये अलाउ नहीं करता लाइट को पास होने के लिए। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट पार्शियली और कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रही है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को ये ऑब्जेक्ट अलाउ कर रहा है कि भाई ठीक है पास हो जाओ, है ना। तो थोड़ा अमाउंट जो है हमारा इस ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है, इसीलिए हमें कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं बटर पेपर। यानी कि बटर पेपर जो है वो किस में आता है, ओपेक्यू में आता है। इसके अलावा और आप बताइए, टिश्यू पेपर, थिन प्लास्टिक, फ्रोस्टेड ग्लास, है ना,
ये सब क्या है? टिश्यू पेपर। ये सब आपके क्या है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। टिश्यू पेपर, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, अब आप ट्रांसपेरेंट का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो एयर, ग्लास, वाटर। ओपेक्यू का वुड, मेटल, ब्रेक, बॉल। और अगर ट्रांसल्यूसेंट का तो आपका टिश्यू पेपर और बटर पेपर, थिन प्लास्टिक, फ्रोस्टेड ग्लास, है ना। आइस, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप याद भी रख सकते हैं, वो है आइस। क्लियर? तो ये आपको ऑब्जेक्ट समझ। अब हम चलते हैं अपने रिव्यू जॉब में। तो आप मैचिंग करिए जरा कॉलम ए से कॉलम बी में। ग्लास और एयर जो है वो कैसे हैं? अभी मैंने आपको समझाया था, ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट, इनके आर पार हमें दिखाई देता है। आयरन शीट और कार्डबोर्ड कैसे होंगे? क्या आप देख सकते हैं आयरन शीट के पार? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता हमें। तो ये क्या होते हैं? ओपेक्यू मटेरियल होते हैं। इनसे हम नहीं देख सकते क्योंकि लाइट इससे पास नहीं होती है। ऑयली पेपर शीट, तो ये कैसी हो जाएगी? ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी। यहाँ से हमें कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देगा, कुछ लाइट ये पास होने देगा, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाएगा। शुगर एंड सॉल्ट कैसे होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप शुगर और सॉल्ट को वाटर लेंगे और उसमें डिसॉल्व करेंगे तो ये शुगर एंड सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? सॉल्युबल इन वाटर। गोल्ड और सिल्वर क्या है? इनमें क्या होगी? मेटालिक लस्टर होगी, क्योंकि ये मेटल्स हैं और ये चमकदार शाइनी होंगे। क्लियर? इसी तरीके से जो वैक्स है वो क्या करेगा? तो वो फ्लोट करेगा वाटर में। ठीक, ये हमारे चैप्टर में हमने अभी पढ़ा था। अब देखिए, व्हाट मेक्स द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। हम किस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं? अभी मैंने आपको समझाया था कि हम दोनों चीजें चेक करते हैं। हम सिमिलरिटीज या डिफरेंस के आधार पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं, या तो हम सिमिलरिटीज देखते हैं या डिफरेंस देखते हैं, और फिर हम ग्रुपिंग कर देते हैं। तो मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। क्लियर हुआ आपको? इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो इस चैप्टर से बन रहे हैं, जो मैं आपको समझा रही। विच ऑब्जेक्ट शाइन्स? कौन ऑब्जेक्ट शाइन करेगा? प्लास्टिक का टॉय, कॉटन की शर्ट, स्टील स्पून या स्टोन का पीस। तो स्टील की जो स्पून है वो किससे बनी हुई है? मेटल से बनी हुई है। और मेटल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, जबकि अदर्स जो है वो शाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो स्टोन पीस है, कॉटन शर्ट है, प्लास्टिक टॉय है, ये तीन चीजें क्या है? नॉन मेटल्स है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ये आपको ध्यान से क्वेश्चन समझने हैं तभी ये नंबर आएंगे आपको। ये क्या है? नॉन मेटल्स है। प्लास्टिक का टॉय, कॉटन की शर्ट है या फिर स्टोन का पीस है तो ये शाइन नहीं करेगा। लेकिन स्टील स्पून क्या है? मेटल है। और मेटल कैसे होते हैं? लस्टरस होते हैं, यानी कि उनमें चमक होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं? शाइन करते हैं। क्लियर? तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? शाइन करना। तो कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन करेगा? स्टील की स्पून शाइन करेगी। Which of the following has reddish brown color? किसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है? गोल्ड आपने देखा है, मामा पहनती है ना गोल्ड के ऑर्नामेंट्स। कॉपर है, इसके भी हम यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं घर में, ब्रास के भी करते हैं। जबकि जो आयरन है इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। Which one of the following is insoluble in water? कौन soluble होता है, कौन insoluble होता है वाटर में? मैंने अभी आपको समझाया था। आप चाहे तो खुद एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। जैसे आप, आपके घर में लेमन तो होता है ना, आप लेमन जूस ले लीजिए। और ऑयल भी है आपके पास, मस्टर्ड ऑयल है, बाकी के ऑयल है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, पर थोड़ा सा लिए वरना बहुत डांट पड़ेगी। कोकोनट ऑयल ले लीजिए, केरोसिन है, हनी ले लीजिए। इस तरीके की चीजें जो घर में आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको ले सकते हैं। विनेगर है ना। ये किचन में मम्मा के पास सब होता है। आप अलग अलग चीजें ये लीजिए, फिर आप इनको डिजोल्व करके देखिए वाटर में कि लेमन जूस हो रहा है, ऑयल हो रहा है, या हनी, विनेगर, कौन जो है डिजोल्व हो रहा है, कौन सॉल्युबल है, कौन इनसॉल्युबल है। तो यहाँ अल्कोहल है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, कोकोनट, शुगर। तो जो वाटर में सॉल्युबल होगा वो क्या होंगे? सारे होंगे। लेकिन कोकोनट ऑयल, ऑयल कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ये फ्लोट करता है उसकी सरफेस पे। तो कोकोनट ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, जबकि अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड और शुगर ये सभी क्या करेंगे? वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। तो अभी मैंने मेटेरियल की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी ना चैप्टर में।
क्लियर हो रहा है आपको? तो उन्हीं से मैंने इन क्वेश्चंस को भी उठाया है, जिससे आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, और मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आएगा। हमने क्वेश्चन आंसर भी इसके डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे से परफॉर्म करते रहिए, है ना? अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करिए। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।